वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है एन एलियन हैंड, उसका लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम भी एन एलियन हैंड ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू हर्ड अबाउट द वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या तुमने मंगल ग्रह पे वाइकिंग मिशंस के बारे में सुना है, जो मंगल ग्रह पे भेजा गया था? द नेशनल एरोनॉटिकल्स and Space Administration NASA Viking mission to Mars was composed of two spacecraft. ये दो spacecraft का एक मिशन था, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. Orbiter और एक लैंडर था। ऑर्बिटर मतलब जो उस ग्रह को, प्लैनेट को चक्कर लगाएगा, हवा में ही रहेगा, और लैंडर मतलब जो ज़मीन पे उतरेगा, जैसे हमारा चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर और लैंडर का नाम था विक्रम, जो नीचे वो उतर नहीं पाया। ठीक है, उसके अंदर में एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान, वो डिस्ट्रॉय हो गया या उसके बारे में भी पता नहीं चला है। तो ठीक वैसा ही मिशन भेजा गया था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ मार्सियन सरफेसिंग। प्राइमरी मिशन ये था कि मार्स, मंगल ग्रह के सरफेस और सॉयल के बारे में रिसर्च करना, और वहाँ पर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की संभावना है कि नहीं, इस बारे में पता लगाना। वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975 एंड अराइव्ड एट मार्स 19 जून 1976। यानी इसको 20 अगस्त 1975 पर लॉन्च किया गया था। मंगल पहुंचा था 19 जून 1976 को। और वाइकिंग 2 वर लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर्ड मार्स ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976। और वाइकिंग 2 को भेजा गया था 9 सितंबर 1975 को, और मार्स के जो ऑर्बिट है उसमें 7 अगस्त 1976 को उसकी लैंडिंग हुई थी। Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biological experiments to look for possible signs of life. यानी कि सिर्फ फोटोग्राफ्स लेना ही नहीं, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी चलाए थे उन लैंडर्स ने, ताकि जीवन की खोज की जा सके मंगल ग्रह के ऊपर। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganism in the soil near the landing site. और अभी तक जो कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सॉइल पे, लैंडिंग साइट यानी कि जहाँ पर वो उतरा है लैंडर, वहाँ पर अभी तक कुछ उसके बारे में, जीवन के बारे में पता नहीं चला है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर घटना की। टीलू एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। यहाँ पर एक कैरेक्टर है टीलू। टीलू और उसके जो माता पिता है वो किसी प्लैनेट के सरफेस, ये ज़मीन है, ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड पे आर्टिफिशियल कंडीशन पे रह रहे हैं, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन, जल की कृत्रिम तरीके से व्यवस्था की गई हो। टीलू हैज़ हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स। टीलू सन और स्टार्स के बारे में पढ़ा है, एंड ही हैज़ नेवर सीन देम, लेकिन सन्स और स्टार को वो देखा नहीं है। टीलूज फादर गोज टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। टीलू के फादर एक गोपन रास्ते से वो काम पे जाते हैं, एंड टीलू वांट्स टू नो ऑल अबाउट इट, और टीलू सब कुछ जानना चाहता है। अब शुरू करते हैं ये लेसन। टीलू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो टू दैट वे? कितनी बार तुम्हें कहा है कि इस रास्ते से मत जाओ। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? लेकिन डैडी क्यों हर दिन उधर से जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब, क्योंकि उसका, डैडी का वो काम है, वो काम पे जाते हैं उधर से। आप क्यों जा रहे हो? आपका क्या काम है उधर? दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज। एक्चुअली ये ज़मीन के नीचे एक रास्ता होता है। टीलूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग दैट पैसेज। और टीलू के पापा जो हैं वो काम पे हर दिन इसी रास्ते से जाते हैं। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन, और हर दिन उसी रास्ते से वो वापस लौट कर आते हैं। व्हाट ले एट द एंड ऑफ द फॉरबिडन रूट, जो कि उस मना किए हुए रास्ते के एंड में होता है। नॉट ओनली टीलू बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। ज़्यादातर कम्युनिटी, मेजोरिटी, ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली वहाँ पर है क्या। टीलूज फादर वॉज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। और टीलूज फादर उन सब गिने चुने लोगों में से एक हैं जिनका परमिशन है उस रास्ते से जाने का। द अबव कॉन्वर्सेशन इनवेरिएबली टूक प्लेस बिटवीन टीलू एंड हिज मदर व्हेनेवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर। यानी कि जब ये जो अबव कॉन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो उसी समय हो रहा था टीलू और उसकी मम्मी के बीच, जब वो उसके फादर के साथ जाना चाहता था। यानी कि टीलू अपने फादर के साथ अंडरग्राउंड पैसेज से, उस गोपन दरवाजे से, उस गोपन रास्ते से जाना चाहता था उसके फादर के साथ। तब उसकी मम्मी उसको बोलती है कि आप क्यों जा रहे हो, आपको क्यों जाना है? पापा का परमिशन है, वो जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं, आपको क्यों जाना है? आपको नहीं जाना है, आपका परमिशन ही नहीं है उधर जाने का। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन अलग दिन है। टीलूज फादर वाज एंजॉयिंग अ सिएस्टा एट होम।
टीलू के जो फादर हैं वो एक सिएस्टा एंजॉय कर रहे हैं घर पर, एंड टीलू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड, और टीलू को उसके पापा का सिक्योरिटी कार्ड मिल चुका है। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आईज, टीलू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज, और वही कार्ड लेके, अपने पापा का कार्ड लेके वो उस मना किए हुए रास्ते से चला जाता है। अ मेटल डोर बार्ड इस वे, सामने आता है एक मेटल डोर उसके एंट्री रोकता है। बट टीलू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप अ मैग्नेटिक कार्ड इनटू द स्लॉट, जैसे हम कार्ड स्वाइप करते हैं ना, जैसे एटीएम पे जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, तो टीलू भी देख चुका है कि उसके फादर जाके कुछ कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, तो ही डिड द सेम, वो भी वही सेम चीज़ करता है। द डोर ओपन नॉइसलेसली, और दरवाज़ा बिना आवाज़ से खुल जाता है। वेल लिट पैसेज सीम टू बेक ऑन हिम, और एकदम इनलाइटेंड जो पैसेज है, रास्ता है, उसको वो रास्ता बुलाता है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, मतलब उस कार्ड को लेकर जो दूसरा स्लॉट है, उस स्लॉट पे दीवार का जो स्लॉट है, स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, में दीवार के दूसरे स्लॉट से कार्ड निकल के आ जाता है। उसे कार्ड फिर टीलू ले लेता है। टीलू एक जगह पे उस कार्ड को लगाता है, दूसरी जगह से कार्ड निकल के आता है, उसको ले लेता है। फिर टीलू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग द जेंटल अपवर्ड स्लोप, और फिर एक ऐसा रास्ता है जो ऊपर की ओर जा रहा है, तो टीलू उधर जाने के लिए मार्च करता है फॉर द पैसेज फ्रॉम द अंडरग्राउंड हैबिटेट टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और उस पैसेज से वो प्लैनेट के सरफेस पे आ जाता है। टीलू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग सन एज इफ इट वाज द डे टाइम, तो टीलू देखने की कोशिश करता है सूरज किधर है, और द स्टार्स, जो स्टार नाइट पे होता है, अबाउट विच ही हर्ड एंड रीड सो मच, जिसके बारे में उसने पढ़ा होता है। क्योंकि टीलू एक ऐसा बच्चा है जो कभी भी उस प्लैनेट के सरफेस पे नहीं आया होता है, ज़मीन पे नहीं आया होता है। इसके वजह से वो जानता तो है कि कब सूरज उगता है, कब तारे दिखते हैं, लेकिन वो देखा नहीं है। बट अलास दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीलू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, टीलू जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है कि ये जो तुम कार्ड किसी का लेके चले गए और बहुत आसानी से उधर बाहर पहुंच जाओगे, ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट, इसका मतलब उस जगह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत वीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस इज ऑलरेडी डिटेक्टेड एंड फोटोग्राफ्ड द स्मॉल इंट्रूडर, जो इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, मतलब जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो दिखते नहीं हैं, उसने टीलू को डिटेक्ट कर लिया था। टीलू के फोटोग्राफ स्कैन करके देख लिया था कि ये इंट्रूडर है, स्मॉल इंट्रूडर, जिसका उस सरफेस पे जाना खतरनाक है। मशीन्स उनको पहचान लेते हैं, रोबोट्स उसको पहचान लेते हैं। सेंट इस पिक्चर्स टू द सेंट्रल ब्यूरो वेयर इट वाज थोरोली चेक्ड, और सेंट्रल ब्यूरो पे जो मेन ऑफिस पे वहाँ पर भेज देता है, वहाँ पर चेक किया जाता है। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces अ स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हेविली ऑन हिज शोल्डर, और वो थोड़ा आगे ही बढ़ता कि उससे पहले एक शक्ति सा हाथ होता है, एक सख्त हाथ होता है जो पकड़ता है उसके कंधे पर। एंड जेंटली बट फर्मली ही वाज एस्कॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एंग्शियस एंड एंग्री फादर। आखिर का सिक्योरिटी स्टाफ उसको एंग्शियस मतलब बहुत टेंशन में हो चुके थे उसके मदर, और बहुत गुस्सेल हो चुकी थी, तो उसके मम्मी के पास, और गुस्सेल और चिंतित मम्मी के पास पहुंचा देता है। वेयर ही वाज बीइंग स्कोल्डेड एंड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, तो जहाँ पर उसे बहुत डांटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, अरे मुझे समझाने दो डार्लिंग, मैंने उसके फादर उसके बचाव के लिए आते हैं, टीलू के बचाव के लिए उसके फादर आते हैं। हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, उसके फादर जस्ट उठे हैं नींद से। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच ए थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। उसके पापा बोलता है अरे इतना गुस्सा मत करो, बच्चा है, उसको समझाना पड़ेगा, अगर सही तरीके से तुम उसको समझाओ तो वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। लिसन टीलू, उसके पापा अब टीलू को समझाते हैं, सुनो टीलू, इट्स अ वर्क ऑन द सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, वेयर द टेम्परेचर इज सो लो दैट ही वुड फ्रीज टू डेथ। टीलू को वो ये समझाते कि टीलू वहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति जिंदा नहीं रह पाएगा, अगर तुम सरफेस पे जाओगे कोई साधारण व्यक्ति वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। इसका कारण है कि वहाँ पर जो हवा है बहुत पतला है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, और इतना थिन है कि आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते, इसके बाद आप मर जाओगे। और दूसरा बात है कि टेम्परेचर इतना कम है कि आप फ्रीज जम जाओगे और मारे जाओगे। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन आप कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर, आप कैसे अपने आप को बचाते हैं वहाँ पर, आप तो जाते हैं तो आप कैसे जीवित रहते हैं। बिकॉज आई विल गो वेल इक्विप्ड, क्योंकि मैं इक्विपमेंट पहन के जाता हूँ ना, स्पेशल सूट, एक स्पेशल सूट पहन के जाता हूँ। जैसे एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, स्पेशल सूट रहता है उनका, उसको ऑक्सीजन रहता है उसमें, विद रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का रिजर्वायर मतलब एक स्टॉक लेके जाता हूँ वहाँ पर। आई कैन नॉट कीप
आई कैन कीप वार्म, मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ. माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन, मेरा स्पेशली डिजाइंड है टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस, ताकि मुझे सर्फेस में चलने में मदद करता है. व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सर्फेस, और मुझे ट्रेनिंग मिली है कि मैं सर्फेस पे किस तरीके से वहाँ पर काम करूँ और जिंदा रह सकूँ. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, एक समय था जब हमारे जो पूर्व पुरुष थे, हमारे दादा परदादा, वो स्वाभाविक तरीके से सरफेस पे रहते थे. इंडीड दे डिड सो मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वो बहुत लाखों साल पहले यह हुआ करता था. आप सोचो लाखों साल बीत चुके हैं. बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय बदल गया. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड विच सस्टेनेंस टर्न होस्टाइल, लेकिन जो सूरज से हमें किरण मिलती है, रोशनी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो कैसे हॉस्टाइल हो गया, वो बहुत भयंकर शत्रु की तरह. वही सूरज हमारे जो प्राण का उत्स है, सोर्स ऑफ लाइफ है, वही हमारे शत्रु बन गया. इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑफ दिस प्लेनेट. वो बदलने लगा, और सूरज की जब बदलाव आया तब हमारे यहाँ पर प्रकृति के ऊपर भी बदलाव आने लगा. फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, पहले बर्ड्स मरने लगे. देन द एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद एनिमल धीरे धीरे मरने लगे. द फिश कुड नॉट बेयर इट एनी आइदर, फिर मछलियाँ फिर उसको सहन नहीं कर पाई. वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी. और आज हम यहाँ पर जिंदा है, इसका कारण हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से, हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हम यहाँ पर जिंदा है. बट वी आर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, और हमें यहाँ पर आर्टिफिशियल कंडीशन में जिंदा रहना पड़ रहा है. थैंक्स टू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को धन्यवाद. वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. सोलर एनर्जी से हम अपने जीवन को आरामदायक बना सकते हैं यहाँ पर. बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट बी इन गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन सोलर एनर्जी पे भी काम करने वाले मशीन को अच्छे कंडीशन पे रहना पड़ेगा. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस, कुछ तो सरफेस के ऊपर में है. आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. आप समझ में आया टीलू के फादर का काम? टीलू के फादर का काम यही है कि ऊपर में जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये जो सिस्टम है, जो सनलाइट के द्वारा एनर्जी को वहाँ पर उसको प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर वो चार्ज में है और वहाँ पर सर्विस करते हैं, उनको देख रेख करना, यही काम है. डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम वेयर आई ग्रो अप? डैडी क्या मैं उस टीम पे ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हूँगा? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, ज़रूर कर पाओगे, क्यों नहीं, सेड हिज फादर, उसके फादर बोलते हैं. बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय, इसके लिए तुम्हें अच्छा बच्चा होना पड़ेगा. एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू, और जो तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें कहते हैं वही करना पड़ेगा. हिज मदर हैड एज यूजुअल लास्ट वर्ड, उसकी मम्मी यही लास्ट बात उसको बोलती है. नेक्स्ट डे when टीलू's father went to work, अगले दिन जब टीलू के फादर काम पे जाते, he found the control room full of excitement. वो देखते हैं कि कंट्रोल रूम में एकदम चहल पहल हो गया है. People were crowded around the big TV screen, लोग बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के सामने इकट्ठा हुए हैं. It showed a dot in an otherwise clear background, एक डॉट की तरह दिख रहा है बैकग्राउंड पे. It is not a star for its चेंजिंग इट्स पोजीशन, ये स्टार नहीं है क्योंकि ये इसका अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. आवर कंप्यूटर हैज़ गिवन अ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस टीम, हमारे जो कंप्यूटर है इसकी ट्रैजेक्टरी, इसकी कक्षा पथ जो है वो हमें दिखाई है. ट्रैजेक्टरी मतलब कौन से हमारे कंप्यूटर में उसका जो रास्ते से वो मूवमेंट कर रहा है वो दिखाई दे रहा है. ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस, ये हमारी ओर आगे बढ़ रहा है. द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, लास्ट शिफ्ट के सुपरवाइजर जो है वो एक्सप्लेन करती है. स्पेस क्राफ्ट, ये एक स्पेस क्राफ्ट है. टीलू's फादर आस्क्ड, टीलू के फादर पूछते कि ये स्पेस क्राफ्ट है. बट नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट. अब न्यू शिफ्ट पे उसके टीममेट्स ज्वाइन किए हैं उसके साथ, और बोलते ये शायद कोई स्पेस क्राफ्ट है. सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, लेकिन इसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. अ स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम? स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ रहा है? The solar system was not known to have any life anywhere else except on this planet. अब सोलर सिस्टम में और किसी जगह पे तो जीवन नहीं है एकमात्र इस प्लैनेट को छोड़ के. टीलू's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone. और क्योंकि टीलू का ये बात, टीलू के फादर जो हैं वो ये रिकॉल करते हैं कि पुराने दिनों में जो सेंट्रल ब्यूरो है, इस सेंट्रल ब्यूरो में
क्या होता था कि उसके जो एंसेस्टर हैं, मतलब उसके जो पिछले जो दादा परदादा हैं, उन लोगों ने रिसर्च किया था। उन लोगों ने इस सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट है वहाँ पर मैंड इंसान और अनमैंड स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, और उससे यही पता लगा था कि सोलर सिस्टम में वो अकेले ही हैं ये प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, बाकी किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं है। नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। और ये एनर्जी शॉर्टेज और अंडरग्राउंड लाइफ के लिए, मतलब इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। अब तो एनर्जी शॉर्टेज है और फिर अंडरग्राउंड लाइफ है, तो उसके अभी तो उसको स्पेस प्रोग्राम चला नहीं सकते। दैट कुड ओनली वॉच द इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट हु आर द स्ट्रेंजर्स। वो सिर्फ देख सकते हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं तो वो सिर्फ उन लोगों को देख सकते हैं। द कॉन्फ्रेंस रूम in the central bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty। और इसे जो कॉन्फ्रेंस रूम है सेंट्रल ब्यूरो, वो इतना शांत है कि बाहर में अगर कोई है वो तो वो सोचेगा बाहर का कि ये मतलब ये खाली है, इतना शांत है। फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल of to capacity, but the members of the central committee were usually quiet। सब चुपचाप हो चुके हैं उस कमेटी में। They knew that the president was going to make a momentous announcement, और वो जानते कि प्रेसिडेंट कुछ घोषणा करने वाला है। प्रेसिडेंट बोलते हैं, कॉलीग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। मैं रिपोर्ट दूंगा जो मेरे पास है। वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू। तो प्रेसिडेंट वहाँ पर रुकते हैं और वो बोलते हैं, 2 स्पेसक्राफ्ट्स आर अप्रोचिंग अस। 2 स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं हमारी ओर। वन इज इन द फैक्ट ऑर्बिटिंग और प्लैनेट, एक तो हमारे प्लैनेट का चक्कर लगा रहे हैं और एंड द अदर इज स्टिल फार अवे, और दूसरा और भी दूर है, अभी भी दूर है। वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग प्लैनेट। हम ये गेस करते हैं कि वो हमारे पास के प्लैनेट से ही आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, जवाब किस तरीके से देना है। नंबर 1 योर व्यूज़ प्लीज़। नंबर 1 पहले आप अपना व्यूज़ दो। तो नंबर 1 बोलता है कि नंबर 1 इज़ इन चार्ज ऑफ डिफेंस का चार्ज में नंबर 1 है। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विस्डम। वो अपने ज्ञान और करेज, साहस और ज्ञान के लिए वो प्रसिद्ध है। सर इफ़ यू विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय द स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स। हम अपने मिसाइल से स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप नहीं होगा। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर these craft unoperational। we don't have the capacity to render these craft unoperational in space, but should they land we can render them ineffective anytime we choose। मतलब हमारे पास ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको निष्क्रिय कर दे स्पेस में ही उस यान को, लेकिन वो अगर लैंड कर जाए हमारे ज़मीन पर तब हम ऐसा कर सकते हैं। आवर रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स। और हमारा रिपोर्ट ये कह रहा है कि उनमें कोई जीवित कोई नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, ये मशीन है। नंबर 1 योर ओपिनियन। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज। नंबर 2 अपना ओपिनियन बताओ। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। अब साइंटिस्ट को पूछते हैं कमेटी में, आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। मैं तो कहूँगा कि सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो, उसमें अटैक मत करो। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि उनके स्पेसक्राफ्ट पावर के बारे में हम जानते ही नहीं हैं। वी स्टिल आर इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशन। और किस मकसद से यहाँ पर आए हैं वो भी हमें पता नहीं है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस। ये अच्छा होगा कि हम अपने बारे में उन लोगों को नहीं बताएं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय दीज स्पेस शिप्स और रेंडर देम इनफेक्टिव, अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें यार इसको इनफेक्टिव कर दें, वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस। तो हम भी यहाँ पर रहते हैं, वो एग्जिस्टेंस उन लोगों के सामने रिवील हो जाएगी कि यहाँ पर कोई रहता है। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3। अब प्रेसिडेंट नंबर 3 को देखता है। सोशल साइंटिस्ट, एक समाज साइंटिस्ट है। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, और नंबर 2 के साथ वो एग्रीड होता है। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेशन व्हेन इट डिड। इस समय इस साइंटिस्ट के साथ एक सोशल साइंटिस्ट का एक मत होना ये भी बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार रेयर ओकेशन में ही ऐसा होता है कि वो नंबर 2 के साथ एग्री होता है। आई एग्री विथ नंबर 2 सर। In fact, I will go as far as to say that we should keep our surface activities to the minimum, thus creating an impression that there is no life on the planet। तो हमारे surface activity को ऐसा ही रखना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ पर रह रहे हैं। Fortunately, our surface condition do give up that impression, क्योंकि हमारे surface में तो कुछ भी नहीं है अभी, तो यही impression मिलेगा उन लोगों को यहाँ पर कोई लाइफ नहीं है। Before president could speak, his पर्सनल टेलीफोन रैंग, और प्रेसिडेंट कुछ बोलते उससे पहले पर्सनल टेलीफोन जो है वो बज जाता है। लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट। वो रिसीवर को उठाते हैं और कुछ समय के लिए वो सुनते हैं साइलेंटली। कोलिग्स, ही अनाउंस्ड, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। कोलिग्स, पहला स्पेसक्राफ्ट लैंड हो चुका है। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन टीलूस लाइफ। टीलू के जो जीवन है उसमें ये एक रेड लेटर डे था। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर।
जिस डे उसके लिए वो वेट कर रहे थे। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि उसके फादर ने कंट्रोल रूम पे पहली बार उसको लेके आए हैं। एंड फ्रॉम देयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन, और टीवी स्क्रीन पे वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को देख सकते हैं। व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग, कैसा मजेदार चीज़ है। डैडी व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, टीलू पूछता है। तो इस फादर उसको बताते हैं सुखी शेड कैंट से फॉर श्योर, हम निश्चित तरीके से नहीं बोल सकते। वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार, हमें सिर्फ अनुमति है इसको दूर से देखने का। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर्स इफ इट इज अप टू एनी मिसचीफ। लेकिन अगर ये कोई शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तब हम इसके ऊपर हमारा बल प्रयोग करेंगे, पावर प्रयोग करेंगे। ही पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट, टीलू लुक्ड एट देम विस्टफुली। मतलब सामने पैनल है, उसमें बहुत सारे स्विच है, बटन है। टीलू उसको देखता है कंट्रोल रूम में। लुक इट्स अप समथिंग डैडी, देखिए डैडी कुछ हो रहा है। टीलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट, स्पेसक्राफ्ट में कुछ मूवमेंट देखता है। अदर्स इन द कंट्रोल रूम में सॉ इट टू, ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन, सभी का आंख अब स्क्रीन में चिपक गया है। अ मैकेनिकल हैंड वाज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट, एक मैकेनिकल हैंड स्पेसक्राफ्ट से निकल रहा है। इट वाज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, और प्लैनेट के सरफेस पे पहुंच रहा है। बेंट एंड टच द सॉइल, ये बेंट होता है और सॉइल को टच करता है। व्हाट इज अप टू, पीपल क्राउडेड टुवर्ड्स द स्क्रीन, ए क्लोजर लुक। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड अप इन द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड। अब जो टेलीस्कोपिक कैमरा है वो मैकेनिकल हैंड पे एकदम जूम करके दिखाता है कि वो हाथ क्या कर रहा है। टीलू was staring at the control panel and its attractive buttons। अब टीलू क्या करता है, कंट्रोल पैनल को देख रहा है, उसके अट्रैक्टिव बटन को देख रहा है। An irresistible desire got hold him to press the most of the prominent button, the red one। अब टीलू क्या करता है, उसके अंदर में एक डिजायर आता है और वो बटन को, सबसे प्रोमिनेंट बटन जो है रेड कलर का, उसको वो दबा देता है। There was a shrill whistle, और एक व्हिसल बजने लगता है। टीलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, और टीलू को सभी देखने लगता है। इस फादर पुल्ड हिम अवे रफली एंड रिस्टोर्ड द बटन टू द न्यूट्रल पोजीशन। टीलू के फादर उसको हटा लेते हैं तुरंत वहाँ से और उसको न्यूट्रल कर देते हैं उस बटन को। बट द डैमेज वाज डन, लेकिन डैमेज हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज्ड टू वर्क, और जो मैकेनिकल हैंड था स्पेस क्राफ्ट का वो काम करना बंद कर चुका था। एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा, ए साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस, और नासा का स्पेस कॉन्फ्रेंस इधर चल रहा है और एक साइंटिस्ट इसका ब्रीफ दे रहे हैं। Everything has been going on smoothly, सब कुछ स्मूथली जा रहा है with the Viking mission. There is a small hitch, एक टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। मैकेनिकल हैंड which was to dig out Martian soil, जो मंगल ग्रह के मिट्टी को खोदने वाला था फॉर एग्जामिनेशन, has developed a malfunction, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ चुकी है। We do not know the cause of our technicians, हम जानते नहीं कि इसका कारण क्या है, लेकिन our technicians are confident they will sort it out, हमारे टेक्नीशियन इस बारे में निश्चित है कि वो लोग इसको ठीक कर देंगे। At shortly afterwards there was another press release from NASA, और उसके थोड़ी देर बाद नासा से और एक प्रेस रिलीज आता है। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन, मैकेनिकल हैंड फिर से काम कर रहा है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियन, हमारे टेक्नीशियन के एफर्ट को धन्यवाद। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड, उसके ज़मीन के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, एग्जामिन किया जा रहा है। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन द मार्स, बहुत जल्दी ही हम इस आंसर हमें पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं। लाइफ ऑन मार्स, of all planets in our solar system, Mars is the nearest location and physical condition to our Earth। यानी कि मार्स में जीवन है क्या, कि हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट है मार्स सबसे नियरेस्ट है, एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ, और धरती की तरह लगभग फिजिकल कंडीशन है। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वेर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, जो साइंटिस्ट है वो बहुत आशावादी है कि मंगल ग्रह में जीवन ढूंढने का, बट दे वर इन डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो लोग हताश है कि मंगल ग्रह पे जीवन नहीं मिला। द वाइकिंग फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, तो वाइकिंग ने मंगल ग्रह पे कोई जीवन ढूंढ नहीं पाया है, कोई सैंपल नहीं मिला है। जयंत नार्लिकर, अब एक चीज़ बता दें हम आपको, ये टीलू जो है ये एक मंगल ग्रह का जीव है जो अब ज़मीन के सरफेस पे रह रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया है कि हम सिर्फ बाहर देख लिए और हमने मिशन भेज के वहाँ पर जीवन नहीं है, लेकिन ग्रह को सही तरीके से देखना होगा, हो सकता है कहीं जीवन हो, ठीक है। तो इस साइंस फिक्शन के द्वारा यही दिखाया गया है कि रिसर्च जो है वो जारी रखनी चाहिए, और प्रकृति इस बहुत रहस्यमय है और जीवन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टेक्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।